दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की शांति को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक बार फिर इंसानियत पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मामला है नासिक जिले के मालेगांव तालुके के डोंगराले गांव का। जी हाँ, एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं, जहां बच्चे शाम होते ही खेलकर घर वापस लौट आते हैं और जहां हर चेहरा परिचित सा लगता है। लेकिन एक शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव की पूरी दशा ही बदल कर रख दी। यह मामला मात्र 3 साल की मासूम यादन्या का है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक परिवार के भरोसे को चकनाचूर कर देने वाला दर्द भी था और लोगों के भीतर उभरते आक्रोश की तस्वीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस वीडियो में हम शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, जांच कैसे आगे बढ़ी, पुलिस और प्रशासन ने कौन कौन से कदम उठाए और अदालत ने इन्हें इस भयावह अपराध पर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की और फैसला कैसे दिया। सबसे अहम सवाल यही है, क्या इस मासूम बच्ची को न्याय मिलेगा? आइए इसी सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की इस मुहिम में आपका छोटा सा साथ बहुत मायने रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए पूरी घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 16 नवंबर 2025। उस दिन भी गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे हर रोज चलता है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। 3 साल की यादन्या अपने घर के आंगन में गली में दूसरे बच्चों के साथ खेला करती थी। इस छोटी सी उम्र में न कोई डर होता है, न किसी खतरे का एहसास होता है। बच्ची के लिए तो हर बड़ा इंसान चाचा या भैया ही होता है या अंकल ही होता है, खास तौर पर वह जब चॉकलेट या टॉफी देने की बात करे। लेकिन जैसे ही शाम ढलती गई, अंधेरा बढ़ने लगा, तभी परिवार को चिंता होने लगी, क्योंकि बच्ची अब तक घर पर वापस खेलकर नहीं आई थी। पहले उन्हें लगा कि शायद किसी पड़ोसी के घर में खेल रही होगी, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और उसका कोई पता नहीं चला तो घर वालों की बेचैनियां और ज्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। पूरे गांव में खबर फैल गई और सभी लोग बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक, झाड़ियों से लेकर आसपास के रास्तों तक, हर जगह टॉर्च की रोशनी से छाना गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लोगों ने बार बार उसका नाम पुकारा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे जाए। लेकिन 2.5 घंटे तक की इस कड़ी खोज ने उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही मिला। बच्ची कहीं नहीं मिली। गांव में अफरा तफरी सी मच गई। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लोग इधर उधर भागते हुए पूछ रहे थे, बागली कोठे गेली, यानी बच्ची कहाँ चली गई। औरतें, बुजुर्ग, युवक, हर कोई परेशान हो रहा था। इतने छोटे से गांव में जहां हर इंसान दूसरे को अच्छी तरह जानता है, वहां 3 साल की बच्ची का अचानक गायब हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। गांव के लोग लगातार खोजते रहे, हर दिशा में देख लिया, लेकिन बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। आखिर उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई तो परिवार ने मजबूर होकर पुलिस को फोन किया और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और अपनी खोजबीन शुरू कर दी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग बच्ची को खोजते हुए गांव की सीमा पर बने मोबाइल टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह जगह थोड़ी सुनसान थी और चारों तरफ झाड़ियां ही थी। उसी जगह झाड़ियों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। वहां यादन्या का शव मिलता है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, गांव का माहौल पूरी तरह शोक और डर में बदल गया। यादन्या की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यह किसी हादसे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि एक गंभीर अपराध था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस क्राइम सीन को जाकर तुरंत ही सील कर देती है ताकि कोई सबूत मिट न सके। उसी रात फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है ताकि वे घटना स्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर सके। टीम मौके पर पहुंचकर पूरी जगह को बहुत ध्यान से जांचना शुरू कर देती है। सबसे पहले उन्होंने कपड़े से नमूने लिए ताकि बाद में पता लगाया जा सके कि उन पर कौन कौन से निशान या सबूत मौजूद है। इसके बाद टीम ने आसपास की मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मिट्टी में भी अहम सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने जमीन पर पड़े पैरों के निशानों, फुटप्रिंट को गौर से देखा और उनके फोटोज लिए, उन्हें रिकॉर्ड किया ताकि यह समझा जा सके कि कौन कौन उस जगह पर आया था। बड़ी सावधानी से उस छोटे से छोटे निशान को उन्होंने इकट्ठा किया ताकि आगे की जांच में उनका सही इस्तेमाल किया जा सके।
जब सारी जांचें पूरी हो गई तो इन सबूतों को ध्यान से पैक करके उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया ताकि उनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब जांच की दिशा और साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं बल्कि एक रेप का मामला भी था। अगला और सबसे जरूरी कदम यह पता लगाना था कि उस शाम असल में क्या हुआ था। घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर यादन्या की बॉडी का मिलना यह इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है। पुलिस ने जब सभी घर वालों और आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो ये पता चलता है कि यादन्या हमेशा घर के बाहर पास के मोहल्ले में बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए पुलिस ने मोहल्ले के सभी बच्चों से बात करना शुरू कर दिया जो उस समय मासूम बच्ची के साथ खेल रहे थे। पुलिस ने बच्चों से धीरे धीरे प्यार से पूछा उन्होंने क्या देखा था। बच्चों ने बताया कि खेलते वक्त एक आदमी वहां पर आया था। उसने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उस समय बच्ची को लगा कि यह वही भैया है जिसे वह रोज गांव में देखती है, इसलिए उसने उसके साथ जाने में कोई डर या शक नहीं किया। बच्चों ने यह भी बताया कि वह आदमी अजनबी नहीं था बल्कि गांव में ही रहता है और अक्सर इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। बच्चे उसे नाम से नहीं लेकिन भैया कहकर बुलाते थे। यही कारण था कि बच्ची ने उसे अपना जाना पहचाना व्यक्ति समझा। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जाने में बच्चे एक बार सोचते हैं, ध्यान देते हैं, पर यह तो एक परिचित चेहरा था। बच्ची को उस पर भरोसा हो गया और इसी भरोसा का फायदा उठाकर आदमी ने उसे खेल के बहाने चुपचाप अपने साथ ले गया। बच्चों की बताई गई ये छोटी छोटी बातें पुलिस के लिए सबसे बड़े सुराग साबित होते हैं और जांच की दिशा वहीं से बदल जाती है। बच्चों से मिली जानकारी और गांव वालों की मदद से पुलिस की नजर आखिर एक संदिग्ध पर जाकर टिक जाती है। 24 साल का विजय खैरनार बच्ची के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला एक अनमेरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था। रात करीब 8:30 बजे पुलिस विजय खैरनार को पकड़कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ले जाती है। थाने में उसकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, सख्ती बरताई जाती है, जिसके बाद विजय धीरे धीरे टूटने लगा और आखिरकार उसने अपने इस घिनौने अपराध की पूरी कहानी बयां करना शुरू कर दी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि करीब 1 महीने पहले विजय का बच्ची के पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी छोटी सी बात को उसने अपने दिल में रखते हुए उसने ऐसा भयानक कदम उठाया। उसने पुलिस को बताया कि वह यादन्या को चॉकलेट देने के लालच देकर अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है। वह उसे गांव से थोड़ी दूर पर बने मोबाइल टावर के पास ले गया। वहां आसपास कोई नहीं था। वहीं पर उस सुनसान जगह पर उसने उसके साथ बेहद घिनौनी हरकत की और मामले को छिपाने की कोशिश में उसने वहीं पर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पूछताछ के दौरान मिला उसका यह कबूलनामा पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ा निर्णायक सबूत साबित हुआ, जिसकी मदद से पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। जिस रात इस घटना का खुलासा हुआ उसी रात पूरा गांव गुस्से से और गम से भर गया। जैसे ही खबर फैली धीरे धीरे सड़कों पर लोग जमा होने लगे। गांव की महिलाओं ने मुख्य चौक पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वे मोमबत्तियां, तख्तियां और बच्ची की फोटो लेकर इंसाफ की मांग कर रही थी। गांव के युवा सबसे ज्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने मांग उठाई कि आरोपी को तुरंत और सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांव वालों की तरफ से एक ही मांग थी, इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि बिना देरी के दोषी को सजा मिल सके। कई जगह पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया, उन्होंने सड़कों पर भी जाम करना शुरू कर दिया। हर तरफ दो ही नारे गूंज रहे थे, अब नहीं बचाएंगे बेटी। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर उभा। अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। लोगों का यह गुस्सा पूरी तरह जायज था क्योंकि इस अपराध ने इंसानियत की हर सीमा को पार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी विजय खैरनार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुनते हुए पुलिस हिरासत में रिमांड में उसे भेज दिया ताकि पुलिस और गहराई से पूछताछ कर सके और केस से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट कर सके। लेकिन असली भीड़ और घमाघमी 20 नवंबर को देखने को मिली। ये केस के लिए बेहद अहम दिन था। उस दिन आरोपी को फिर से कोर्ट में ले जाया जाना था। कोर्ट में पेशी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अदालत के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। गांव वाले, आसपास के क्षेत्र के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर तरफ आवाजें उठ रही थी, न्याय चाहिए और इसे मृत्यु दंड दो। इन नारों ने माहौल को और तीखा बना दिया। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया
कि कुछ लोगों ने कोर्ट के मुख्य गेट की ओर पत्थर और जूते तक फेंक कर मारे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बढ़ते तनाव और सुरक्षा के खतरे को देखते हुए अदालत ने तुरंत फैसला लिया कि आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी ताकि किसी की सुरक्षा को खतरा न पहुंचे और कार्यवाही शांतिपूर्वक जारी रह सके। इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी काफी संवेदनशीलता दिखाई। पुलिस अधीक्षक एसपी खुद गांव पहुंचे, घटना स्थल पर निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें हर संभव मदद की जाएगी और यह केस पूरी गंभीरता से देखा जाएगा। अधिकारियों ने इस मामले को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। फिलहाल आरोपी विजय खैरनार पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी उससे घटना के हर छोटे से बड़े पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सच्चाई पूरी सामने आ सके। सोशल मीडिया पर भी यह मामला बहुत तेजी के साथ फैल जाता है। हजारों लोग जस्टिस फॉर जैसे हैशटैग का उपयोग करके पोस्ट कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और ऐसे अपराधों के लिए कानून को और सख्त करने की मांग उठा रहे हैं। पूरे देश की नजर अब इस केस पर टिकी हुई है। हर कोई यही चाहता है कि उस मासूम को न्याय मिले और दोषी को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए यह एक कड़ा संदेश बन सके। वह 3 साल की मासूम बच्ची जिसने दुनिया को बस समझना शुरू ही किया था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इतनी कम उम्र में वह यौन शिकार हो जाती है। इस दर्दनाक घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल आप लोगों को इस घटना के बारे में रूबरू कराना था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।